हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी शिक्षा कुंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम की लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जो है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो चैप्टर है जो हर एक चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें उसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस चैप्टर का यूज होने वाला है। चाहे मोल का यूज हो, चाहे मास का यूज हो, चाहे वॉल्यूम का यूज हो, कहीं ना कहीं पे इसका यूज होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाती है। अगर हम बात करें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए, तो हम लोग इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक यूनिट है जो हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 9th में जैसे हम लोग पढ़े थे परमाणु एवं अणु, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे करते करते मोल कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। हमें उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग इसके जो बेसिक से पार्ट्स हैं, यूनिट, डायमेंशंस, ये सब आप लोग कर लिए होंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज से एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले आज की जो क्लास होगी हमारी, वो होगी एटम पे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? एटम, सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर एक एक करके डील करेंगे। आइए एटम को देखते हैं। एटम, एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। क्या होता है परमाणु? अगर बात करें परमाणु की, तो हम लोग बड़े सिंपल से टर्म में ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सबसे छोटे से कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और ये क्या होता है? अनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है। एटम का मतलब ही होता है नॉट टू कट, यानी वैसे कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि एक एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता है, बट नाउअडेज एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू देयर 38 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके 38 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। बात करते हैं एटम की कैसा होता है, तो इसके बहुत सारे अवधारणाएं। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, अलग अलग हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। एटम क्या है? स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप होने का मतलब कि परमाणु गोलाकार होते हैं। अब परमाणु अगर गोलाकार है तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। परमाणु के हम लोग 2 भाग को पढ़ते हैं बाबूरे। एक गोलाकार है, 2 भाग को पढ़ते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, परमाणु का केंद्रीय भाग। एक को कहते हैं आउटसाइड पार्ट ऑफ एटम, परमाणु का बाह्य भाग। परमाणु के केंद्रीय भाग को ही हम लोग न्यूक्लियस और इसी को नाभिक कहते हैं। परमाणु के बाह्य भाग को हम लोग ऑर्बिट, सेल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा के नाम से जानते हैं। तो परमाणु के 2 भाग हुए, एक क्या हुए? केंद्रीय भाग, एक क्या हुए? बाह्य भाग। तो केंद्रीय भाग और परमाणु भाग, परमाणु के बाह्य भाग होते क्या है? तो हम बोले कि परमाणु के ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये होंगे कहाँ? इसी परमाणु के भाग में होंगे। तो ये कहते हैं हम लोग परमाणु का वैसा भाग जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, यानी परमाणु का केंद्रीय भाग और नाभिक। और परमाणु का वैसा भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग?
परमाणु का बाह्य भाग यानी कि कक्षा या ऑर्बिट और शेल कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नाभिक में प्रोटॉन के उपस्थित होने के कारण ही न्यूक्लियस जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। धन आवेशित ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके कारण होते हैं? प्रोटॉन्स के उपस्थित होने के कारण होते हैं। अगर हम बात करें आउटसाइड पार्ट्स ऑफ एटम, तो मैं बार बार बोल रहा हूं इसमें इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। देखिए, उपस्थित रहना और चक्कर लगाना दोनों में अंतर है। मैं ये बोल रहा हूं कि ऑर्बिट क्या है? परमाणु का वह बाह्य भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट कहते हैं। बाबू रे, इलेक्ट्रॉन्स जब इस ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग करता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे होता क्या है, आइए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पे गति करती है तो दो प्रकार के बल लगते हैं, एक केंद्र के बाहर की तरफ, एक केंद्र की तरफ। जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, और जो केंद्र की तरफ लगता है इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक क्या हो गया अपने पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक हो गया अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन जब इस वृत्तीय पथ पे गति करती है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो वहां पे मैं डील करूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में जो फोर्स कार्य करते हैं, बल कार्य करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के रूप में जो बल कार्य कर रही है वही क्या है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लगने वाला दोनों बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, दोनों बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स वृत्तीय पथ पे गति करते हैं तब। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा? परमाणु क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स। हम यहाँ पे चाहे तो ये भी कह सकते हैं आवर यूनिवर्स और एलिमेंट्स, किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये कहा जाता था कि हम लोग एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट नाउअडेज एन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू देयर 38 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। दीज आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स और एटम्स, ठीक है। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये रहते कहाँ हैं? तो हमने बोला परमाणु के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक परमाणु के केंद्रीय भाग होते हैं और एक परमाणु के बाह्य भाग होते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग क्या होते हैं? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और परमाणु के बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग और बाह्य भाग के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। और हमने क्या बताया? जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करती है तो 2 बल लगता है, एक अभिकेंद्रीय और एक अपकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन सा बल कार्य कर रहा है? विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लगने वाले दोनों बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें उम्मीद है, भरोसा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे चलते हम लोग। मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि प्रोटॉन्स क्या करते हैं, तो आप तो कहोगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाभिक में उपस्थित रहते हैं। मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप कैसे बताओगे? चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्ट लोकेशन को। इसके लिए हम लोग समझते हैं एक बड़े बेसिक से चीज को, कि मान लीजिए बाबू रे कि ये है हमारे पास पूरा वर्ल्ड है, मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, ये पूरा वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड को मैंने कंसीडर कर लिया एक एटम, कि ये क्या है? एक परमाणु है। ये क्या है? एक परमाणु है।
और इस वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे देश हैं। इस देश में से एक देश है अपना खूबसूरत सा प्यारा सा अपना हिंदुस्तान, है ना। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे बना दिए, ये रहा अपना इंडिया। और इस इंडिया के हम लोग, बहुत सारे इंडिया में स्टेट हैं, तो इंडिया के एक स्टेट कंसीडर करते हैं हम लोग, क्या, बिहार। तो ये रहा बिहार, और इस बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कंसीडर करते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट को कंसीडर किया जाए, हम लोग करते हैं, ये रहा अपना समस्तीपुर, है ना, ये रहा अपना समस्तीपुर। और इस समस्तीपुर में कौन है, इस समस्तीपुर में रहते हैं हम लोग, है ना। इस समस्तीपुर में कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं। आइए, तो ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड जिसको मैंने कंसीडर किया था, वो क्या है आपका परमाणु। बहुत सारे देश हैं, उसमें से क्या है आपके इंडिया, इंडिया को मैं कंसीडर करता हूँ सेल। और इसमें बहुत सारे राज्य में से एक राज्य बिहार था जिसको मैं कहता हूँ सब सेल। और इसके बहुत सारे स्टेट में से एक स्टेट है समस्तीपुर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। और इस समस्तीपुर में कौन रहते हैं, यू, है ना। तो आप क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेट में से अपना एक, सॉरी बहुत सारे कंट्री में से अपना एक कंट्री क्या आ गया, इंडिया। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट में से एक स्टेट क्या आ गए, बिहार। और बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट कौन आ गए, समस्तीपुर। और समस्तीपुर में कौन रहते हैं, हम लोग, है ना, हम लोग। तो बाबू रे एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्ट लोकेशन की, तो आप क्या कहोगे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या इलेक्ट्रॉन्स का, कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं। आई बात समझ में। ये हो गए परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कक्षा, कक्षा में क्या होते हैं, उपकक्षा, उपकक्षा में क्या होते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हम लोग करते हैं, देखते हैं ध्यान से और आप समझने का प्रयास करिएगा। तो अभी तक हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं, क्या क्या हमने जाना है, एटम, परमाणु क्या होता है, परमाणु किसको कहते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। हमने जाना इसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। परमाणु के कितने भाग होते हैं, दो, कौन कौन, एक क्या होते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, एक आउटसाइड पार्ट ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूविंग करते हैं, आउटसाइड पार्ट ऑफ एटम में, और प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल्स में। इतना जान गए हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में आते हैं। तो जानते हैं हम लोग क्या है एलिमेंट्स, बड़ा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम लोग यहीं से देखते देखते धीरे धीरे हम लोग किधर की तरफ चले जाएंगे, अपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। एन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स और एटम्स, ठीक है। तो हम लोग बाबू रे इसको रिप्रेजेंट्स कुछ यूं करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स जेड ए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन क्या है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ए की, तो ए को हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे, मास नंबर, मास नंबर कहते हैं हम लोग, डन है। जेड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एक्स जो होता है ये क्या होता है बाबू रे, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के संकेत होते हैं। मैंने यहाँ पे मास नंबर लिखा है। अब मास नंबर मैंने क्यों लिखा, मास नंबर लिखने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास पढ़ेंगे।
एटॉमिक मास पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। इसलिए अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ मास नंबर लिखा है। तो एक चीज यहाँ पे अगर हमने कहा, अगर हम ऐसे लिखे कि ये He24 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, ये क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये क्या हो गया इसका मास नंबर, और ये किसको बता रहा है, इसके सिंबल को, यानी कि संकेत को बतला रहा है। कहा क्या जाता है बाबू रे कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो न्यूट्रल होने का कारण क्या है, यहां से हम लोग पढ़ते हैं कि ऑलवेज एटॉमिक नंबर जो होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या, ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, हर हमेशा, ऑलवेज। और हम क्या बोले कि एटम्स की बात करेंगे और एलिमेंट्स की, तो क्या होते हैं, न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट्स न्यूट्रल क्यों, ये होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो ये उदासीन क्यों है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं बाबू रे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसीलिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं हर हमेशा। तो हम यहाँ से ये केस कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कब होंगे, जब क्या होने वाला है अपने पास, एलिमेंट्स न्यूट्रल होने वाला है। अगर एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, इट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स आ जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स आ जाए, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाता है जनरली, इसको हम लोग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, विद्युत आवेशित कण को ही क्या कहते हैं हम लोग, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस। तो जब भी चार्ज पार्टिकल्स आएंगे आप बेसिकली इसको क्या समझेंगे कि आयंस। आयंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम यहाँ पे इस चीज को लिख रहे हैं कि सोडियम Na लिखूं मैं, और मैं लिखूं यहाँ पे Na पे प्लस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, न्यूट्रल है, यानी ये एलिमेंट्स फॉर्म में होंगे, और इस पे चार्ज आ गया यानी ये क्या होंगे, आयंस होंगे, है ना। अब आयंस भी हम लोग समझेंगे, अभी देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप क्या कहने वाले हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप क्या कहने वाले हो, कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, ये भी कितना होंगे, 11। मैं यहाँ पे अगर चर्चा करूं और पूछूं आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आयंस के केस में आएंगे तो मैं तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि हर हमेशा लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स का किया जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का लॉस, गेन और शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने होंगे, 11। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितना होने वाला है बाबू रे, होता 11 अगर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 10। ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, मास नंबर
एली सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, है ना। मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हर हमेशा किसके इक्वल होते हैं, ये ऑलवेज किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एलिमेंट्स से न्यूट्रल होते हैं, क्यों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बोला अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स आ जाए, यानी उसके ऊपर कोई भी तत्व के ऊपर कोई आवेश आ जाए, फिर क्या केस होने वाला है, वो भी हम लोग देखें। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे जो कंसीडर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, कि एक एटम्स में आखिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हो, तो मैंने आपको बता दिया। यहीं से हम लोग अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, डन। चलिए अब अभी हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, और ये टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को यहाँ पे सीखना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम केस में होता क्या है कि हम लोग जब इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें यूज होंगी, जैसे मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि ऑक्सीजन ही आ गया। तो ऑक्सीजन के केस में अब दिक्कत ये है कि सर समझना कि O2 ले, कि सिर्फ लिखा रहेगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, O2 ले या O ले। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी बहुत अच्छे से सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ लिए हैं एटम्स के बारे में, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ले लिए। अब एक चीज है उसको करते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने पास क्या है, हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं। डन। चलिए देखिए ध्यान से, अब मेरा साथ दीजिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। मॉलिक्यूल्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अणु। ठीक है, क्या होता है अणु, किसको कहते हैं। बड़े साधारण से टर्म में अगर आप समझना चाहिएगा तो आप यहाँ पे समझिएगा कि ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का समूह ही क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ये बात समझ। ऐसे एलिमेंट्स भी खुद एक अणु है, किसका है, ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बोले कि मॉलिक्यूल्स है तो ठीक है सर, जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की, H2, O2, N2, Cl2, H6, P4, है ना। फिर आगे हम लोग और चर्चा करते हैं किसका, HCl, NH3, H2SO4, HNO3। तो ये सब के सब क्या, जितने भी हैं सब के सब क्या आपके ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स ही तो हैं। तो अब इस ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अपने पास जो मॉलिक्यूल्स यानी अणु जो है इसको दो भाग में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं हम लोग क्या, एक को कहते हैं हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एक को क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये दोनों देखेंगे कि क्या है, होमो एटॉमिक क्या है और हेटेरो एटॉमिक क्या है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब क्या होता है, सेम। अगर सेम काइंड्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स कह लो, एटम्स और यही सेम काइंड्स ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या कहलाएगा, होमो एटॉमिक। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ H2, O2, N2, Cl2, ये सब के सब क्या है आपके सेम काइंड से। मैं H2 की बात करूँ किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की, O2 मॉलिक्यूल की बात करूँ किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। तो हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को रीड किया जाता है, रीड एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या करते हैं इसको रीड हम लोग, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स।
अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या, कि जैसे हाइड्रोजन है H2 है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के अणु, है ना। मैं बात करूं किसका, ओजोन लेयर O3 का, बताओ O3 क्या होगा पहले, होमो एटॉमिक या हेटेरो एटॉमिक, आप क्या आंसर दोगे, O3 क्या होने वाला है, देखो किससे मिलके बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ही होंगे, तो पहली बात तो ये होमो एटॉमिक है ना। और अगर ये होमो एटॉमिक है तो फिर क्या होने वाला है, हम लोग इसको रीड करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कह लो, है ना। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, ये भी आप कह सकते हो, यानी हाइड्रोजन परमाणु के अणु, ठीक है। तो O3 क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, डन। आई हेटेरो एटॉमिक देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग हेटेरो एटॉमिक की बात करेंगे, तो हेटेरो मतलब क्या होता है बाबू रे, डिफरेंट। अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो क्या कहेंगे हम लोग, हेटेरो एटॉमिक। जैसे मैं यहाँ पे चर्चा करूं और लिखूं वाटर, तो वाटर में देखो डिफरेंट है ना, क्या क्या डिफरेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, ये हेटेरो एटॉमिक होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग है, हेटेरो एटॉमिक होंगे। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग है, हेटेरो एटॉमिक होंगे। H2SO4 हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एंड मेनी मोर etc। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे, कंपाउंड्स भी कहते हैं, इसी को यौगिक भी कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक भी कहते हैं। पढ़े थे ना हम लोग क्लास 9th-10th में, यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्व संयोग करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है, जो द्रव्यमान के प्रारूप से क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, है ना, वही है आपका कंपाउंड्स, और ये क्या है आपका अणु। तो ये था आपका मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग बड़ा बेसिक सा चीज है कि हम लोग समझ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स को किसको कहते हैं, तो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट से क्या कहलाता है आपका, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तत्वों के समूह को हम लोग अणु कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक किसको कहते हैं, जब सेम काइंड्स ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा तो होमो एटॉमिक, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, हेटेरो एटॉमिक। और हेटेरो एटॉमिक को ही क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड्स भी कहते हैं। इट मींस हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वाटर किसका मॉलिक्यूल है, किसका अणु है। हाइड्रोजन के बारे में कोई पूछे कि किसका है तो हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर हम यहाँ पर अभी ये बोले कि मैं आपके सामने में ये लिख करके दूं कि हाइड्रोजन है, H2 है और HCl है, और मैं तीनों में पूछूं कि तीनों में, और एक और चीज लिख लेते हैं हम लोग, क्या, H+, चार चीज मैंने लिखा, और चारों चीज में पूछूं क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहने वाले हो। तो सबसे पहले वाले हो कि ये क्या है आपका, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये चार्ज पार्टिकल्स है। तो अभी तुरंत पढ़े कि चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, आयंस, यानी ये आयंस है। आई बात समझ में। ये क्या है अकेले, ये क्या होंगे, एटम्स, और क्या कहेंगे इसको, एलिमेंट्स है। आई बात समझ में। मैं बात करूंगा H2 का, H2 का, बताओ बाबू H2 क्या हो गया, अब ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स में भी कैसा है बोलो, तो बोलो, ये ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स है। ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स में भी कैसा ग्रुप्स है इसका, होमो एटॉमिक है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया आपके, ये भी ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स है लेकिन डिफरेंट है ना, इसको क्या कहेंगे बाबू रे हम लोग, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, डिफरेंट हो गए, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। और इसी को क्या कहते हैं बाबू रे हम लोग, इसी को कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, इसी को यौगिक भी कहा जाता है। और ये H+ क्या हो गया आपके, आयंस हो गए, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सा चीज था, हमें पता है कि आप लोग इस सब चीज को जानते हैं।
बट मेरा फर्ज बनता था कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चले, इसलिए हमने इसकी जानकारी ले ली है। बस बहुत जल्द हम लोग अब पहुंचने वाले आगे की तरफ, मोल कंसेप्ट सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं आपको 0 to हीरो लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे के पूरे हम लोग PYQ को करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, तो ध्यान से देखिए और समझते रहिए चीज़ों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसी में हम लोग एक टर्म सीख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या होता है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी हिंदी में इसको हम कहते हैं बाबूरे परमाणुकता। क्या होता है परमाणुकता? बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। खैर एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी हम लोग मोल नहीं जानते, इसलिए हम लोग ऐसे अभी कंसीडर करके चलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या, अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है ना। अब ध्यान रखेंगे, कुल परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? परमाणुकता कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूं, मैं लिखा H2 O2 O3 H2O H2SO4 और मैं पूछूं कि बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, परमाणुकता क्या होगा? तो यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन परमाणु? 2। यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। टोटल कितना हो जाएंगे? 3। 2 हाइड्रोजन, सल्फर, 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो जाएंगे? 7। तो H2 की परमाणुकता 2। मैं आपसे पूछूं बताओ कि एक कंपाउंड शुगर C6H12O6 इसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो क्या कहोगे? 6 प्लस हाइड्रोजन कितने? 12 प्लस 6, तो 12 6 18 6 कितना हो गया अपने पास? 24। मैं आपसे बोलूं HNO3 की परमाणुकता कितनी होगी? क्या कहोगे? 1 प्लस नाइट्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन 3, 3 और 2 5। एक कंपाउंड्स लिखूं मैं Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2, एक में पोटाश एलम, मैं पोटाश एलम लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। चलो अब ये आपका काम है कमेंट करना कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसका परमाणुकता कितना होगा, ठीक है। देखो कितना लिखेंगे हम लोग? 2 प्लस सल्फर 1, ऑक्सीजन कितनी है? 4 प्लस एल्यूमिनियम 2 प्लस यहाँ ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 प्लस हाइड्रोजन 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 और प्लस में ऑक्सीजन कितना? 24। आप टोटल सम कर लो, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि परमाणुकता क्या है। बड़ा बेसिक सा टर्म है कि यौगिक में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता के आधार पर हम लोग यौगिक को अलग अलग पार्ट में बांटते भी है। खासकर आगे जाइएगा तो जब हम लोग गैस पढ़ेंगे तो गैस में परमाणुकता के आधार पर अलग अलग गैसेस पढ़े जाते हैं, जैसे डायटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। मैं आपसे पूछूं कि ओजोन एक कैसा अणु है तो आप क्या कहिएगा? ओजोन की परमाणुकता कितनी है? 3। अगर ओजोन की परमाणुकता 3 है तो हम क्या कह सकते हैं? ये एक त्रिपरमाणविक अणु है, यानी इसकी परमाणुकता कितनी है?
3। आई बात समझे? मैं पूछ तो हाइड्रोजन कैसा गैस है तो क्या कहिएगा आप, ये एक डायटोमिक गैस है। कैसा गैस है? डायटोमिक गैस है, यानी इसकी परमाणुकता कितनी है? 2। जब भी आपको बोलेगा कि डायटोमिक ऑक्सीजन, तो डायटोमिक ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और सीखते हैं परमाणुकता के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसके लिए हम लोग उस समय से पढ़ रहे थे, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग किस चीज को सीखेंगे और जानेंगे। डन। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी आपको पता चलेगा। क्या होगा क्या कि इस चैप्टर में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आएंगे रिएक्शंस, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने रिएक्शंस को हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे। बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये चीजें कि ये NaOH था, सॉरी NaCl था, और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये NaOH और क्या है आपके पास, चलो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेते हैं। डन है? तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या लेते हैं? HCl है, और प्लस में बेस क्या है अपने पास? NaOH है, और ये रिएक्शन करके क्या बना लिया? NaCl प्लस में H2O। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको इनका मैकेनिज्म नहीं पता था। चलो पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आते हैं और हमको वहां पे कुछ चीजें सीखनी है। जैसे आगे चलेंगे तो नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए हमको वहां पे एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एन फैक्टर वहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, है ना, ये सब हमको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप इसके लिए आश्वस्त रहो। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। बाबूरे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब समझते हैं? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सजाना। क्या होता है? सजाना। किसको सजाना सर? दुल्हन को? नहीं, यहाँ पर हम लोग किसको सजाने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ सजाएंगे सर? तो अभी हमने देखा था, कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहां पर हम क्या बोले थे कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो एक सेल में कितने ऑर्बिट्स हैं, यानी एक अभी किसी परमाणु के पास अधिकतम कितने ऑर्बिट की संख्या हो सकती है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करेंगे। ठीक, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि मैं अभी आपको ये पीरियोडिक टेबल जो है आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, और मैं गारंटी देता हूं कि आप इसको यूं याद कर लीजिएगा। मेरे पास इतने सारे ट्रिक्स है आपको याद करवाने के कि आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपके जबान पे होंगे, और हम लोग आसानी से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी सॉल्व करेंगे इसके हेल्प में। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चैप्टर में चीजें क्या है, थ्योरी बहुत कम है और सोचने वाली चीजें ज्यादा है, समझने वाली चीजें ज्यादा है। आपसे आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना, क्योंकि आगे चल के जाइएगा आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा, वहां पे भी इस चैप्टर का यूज होगा। आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे जब बैलेंसिंग आएगा रिएक्शन का, वहां पे भी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो वहां पे भी इस चैप्टर का जरूरी पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कहते किसको है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कैसे है? तो इसके बहुत सारे प्रोसेस है कि किस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एक एटम्स में कितने सेल होते हैं, है ना। तो अभी तक तो हम नहीं बता सकते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो वहां पे इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, है ना, कि एक सेल में कितने सब सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर जो चीजें सीखना सीखिए। तो अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 7।
तो 7 सेल कौन कौन है, आइए उसको अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। 7 सेल हम बनाने जा रहे हैं। ये रहा आपका 7 सेल। ये है आपका, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल एंड 7 सेल। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने हाफ सर्कल बनाया। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल में ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7। इसी को हम लोग जो बचपन में पढ़ते आए थे हम लोग कहते हैं KL M N O P Q, और इसी को एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड E1, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितने हैं बाबू रे, 7। मैंने बता दिया, इसी को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो आप एक चीज गौर करो, एक टर्म मैं आपको पहले समझाता हूं फिर देखना कि ये है न्यूक्लियस और ये फर्स्ट सेल है। यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस मान लो R1, फिर बोलूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये सेकेंड सेल है और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, R2। तो आप देखो, थोड़ा कंसीडर करो, कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट्स और एटम्स। किसी भी परमाणु के नाभिक और अंतिम कक्षा के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है और इसी को हम लोग परमाणु आकार भी कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सी चीजें हैं कि मैं अगर बोलूं कि आपके घर में 4 रूम है, उसमें से एक रूम का साइज क्या है, मान के चलो ये है, एक रूम का साइज ये है, एक रूम का साइज ये है, और एक रूम जो बहुत बड़ा रूम है, और आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन में गेस्ट आए हैं, तो आप हमको बताओ कि मैक्सिमम गेस्ट किस में आएंगे। अब सीधी सी बात है, अगर ये हॉल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है, तो आप कहोगे किस में आ रही है, 4 में। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, ज्यादा बड़ा है। आई बात समझ में। वही चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर अगर हम लोग देखें कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो हमको नहीं पता है। क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग क्या है, साइज है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, इक्वल टू क्या होते हैं, 2n², वेयर, जहां n क्या होता है, n होता है बाबूरे नंबर ऑफ सेल, n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। डन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ सेल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डन है। चलो एक एक करके देखें। तो सेल लिखते हैं KLMNOP, नंबर ऑफ सेल यानी कि वैल्यू ऑफ n कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। कितने हो जाएंगे बताइए, 2 × 1 का स्क्वायर 2, 2 × 4 का स्क्वायर 8, 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32, 2 × 5 का स्क्वायर 50, 2 × 6 का स्क्वायर 72, और 2 × 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 98। आप अगर ये टोटल ओवरऑल ऐड करोगे तो ये आएंगे आपको 280। करके देख लो, 8 2 10 8 18 2 20 और 2 22 8 30, कितने बच गए रिमाइंडर, 3, 3 1 4 3 7 5 12 7 19 एंड 9 कितना, 28। तो ये है आपका। अब हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज सीखेंगे। क्या क्या सीखने वाले, ध्यान से देखो। एक बात बताओ कि हमने आपको यहाँ पे क्या सिखाया है, यहाँ पे आपको हमने सिखाया है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मैंने बोला ये हमेशा है, ठीक है। और अगर कोई चार्ज ना हो
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। आई बात समझ में? क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, सहमत होना भी चाहिए। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं? ये अभी हमने तुरंत देखा है, 280 का। कितना का कर सकते हैं? 280 का। आई बात समझ में? बताइए अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर 118। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 118। यानी कहने का मतलब है कोई एलिमेंट एक्स है जिसका सिंबल कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। मैं पूछूं बताओ इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और अगर सर इसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 118 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 118 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 118 होंगे। यानी हमारे पास व्यवस्था कितनी अरेंज करने की? 280। और हमारे पास अभी तक उपस्थित है कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या? 118। अब कैसे करें हम? आइए एक एक करके देखते और समझेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो 118 तत्व को ही हम लोग को अरेंज करना है ना? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी कितनी है। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू रे? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, यहाँ 50, यहाँ 72, यहाँ 98, है ना? तो ये मैक्सिमम हो गए, लेकिन हमारे पास तो है ही ना। तो एक्चुअल हम लोग कैसे करते हैं? तो एक्चुअल जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे अभी बाबू रे, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अबाव प्रिंसिपल। आइए एक एक करके जानते हैं हम लोग कि अबाव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं अबाव प्रिंसिपल। रेडी है? चलिए, अबाव प्रिंसिपल डन। अबाव प्रिंसिपल, तो सबसे पहले अबाव प्रिंसिपल में आप समझिएगा कि इनका मतलब क्या है। अबाव प्रिंसिपल इनका है मतलब ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये अबाव प्रिंसिपल का मतलब। डन। तो कैसे करेंगे हम लोग बाबू रे? अभी तुरंत देखिए हम लोग कि एक एटम है, एटम के अंदर में सेल है, सेल के अंदर में सब सेल है, सब सेल के अंदर में क्या है? ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए हम लोग पहले कुछ बेसिक सी चीजों को जानकारी लेते हैं। डन। देखो ध्यान से, कहा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन अ सबसेल क्या होता है? ये इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं, किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ सेल के। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 है, सेल नंबर 1 है, तो इसमें कितने सबसेल होंगे? सबसेल की संख्या भी एक ही होगी। अगर सेल 2 है तो सबसेल की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी, है ना? तो कौन कौन सबसेल है आइए देखते हैं हम लोग, और उसके वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 सबसेल को पढ़ेंगे। कौन कौन? S, P, D और F के बारे में। डन। तो देखो ध्यान से कितना होगा। मैंने क्या बोला? फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने पॉसिबल हैं? सिर्फ एक, तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1s। सेकेंड में कितने हैं? 2, तो क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2s 2p। थर्ड में कितने हैं? 3 सबसेल हो सकते हैं, 3s 3p 3d। फोर्थ में कितने हो सकते हैं? 4, 4s 4p 4d एंड 4f। ये आगे भी जाएंगे। 5 में 5 5s 5p एंड 5d 5f 5g। 6s 6p
6D, 6F, 6G, 6H एंड 7S, ये भी अपना आगे कंटिन्यू रहेंगे। डन। ये जो रेडी हुआ इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। बट इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे फिल करते हैं ये हमें अच्छे से सीखने होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले ये चीज समझो, इसमें 1s क्या है, ध्यान से समझना। 1s में ये 1 आपको नंबर ऑफ सेल को बता रहा है। 1 किसको बता रहा है? नंबर ऑफ सेल को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? सब सेल को। अभी हम लोग सब सेल में और वाइटल्स को भी देखेंगे। ठीक है, सब सेल में और वाइटल को भी देखेंगे। डन। चलो तो देखो ध्यान से, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको कट करते हैं। ऐसे आपको एक्चुअल तरीका कुछ अलग होता है ना, तो मैं आपको बताता हूं कैसे एक्चुअल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्या है। चलिए पेन से ही यूज किया जाए। डन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि हमने सबसे पहले किसको कट मारा? 1s, दूसरा किसको? 2s, फिर किसको? यहां से देखना, यहां से 2p, 2p के बाद किसको? 3s, 3s के बाद किसको? 3p, 3p के बाद किसको? 4s। ये इस तरीके से अपना कंटिन्यू है, सो ऑन चलते रहे। आई बात समझ? ये जो रेडी हो रहा है बाबू रे, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। और इसी एनर्जी लेवल डायग्राम की सहायता से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। डन। तो कैसे करते हैं सर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s पे, 2s पे, 2p पे, 3s पे। किस में देंगे और कैसे देंगे सर? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? n+n रूल। अब n+n रूल क्या कहता है, पहले इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर देखेंगे। डन। तो देखिए क्या है n+l रूल। हमने बोला कि जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट रिप्रेजेंट सेल को, ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको n से डिनोट करते हैं, जो आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। ठीक। और इसी में हम लोग देखें दूसरा क्या है आपके पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट रिप्रेजेंट सब सेल, ये सब सेल को बताता है। और ये डिपेंड्स करता है किस पे? तो इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी आपको पता चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं अब यहां से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सर आखिर एक सेल में जैसे n की वैल्यू 1 है तो उसमें नंबर ऑफ सब सेल भी 1 ही क्यों है? n की वैल्यू 2 है तो उसमें नंबर ऑफ सब सेल 2 क्यों है? 3 भी तो हो सकते थे ना। तो देखो होता क्या है, कहा जाता है कि इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? L से। और L बराबर क्या होता है? तो L बराबर हम लोग लिखते हैं 0 to n-1, 0 to n-1। अब आपको चीजें क्लियरिफाई होंगी। ठीक, देखो ध्यान से, 0 to n-1 कहने का मतलब है कि अगर मैं ये लिख रहा हूं L बराबर 0 to n-1। डन। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो क्या लिखूंगा? L की वैल्यू तो सिर्फ 0 होगी। n की वैल्यू 2 लूँ, क्या लिखूंगा? 0 से कहाँ? 0 और 1, n-1 है ना, 2 में से एक जाएगा तो 1। n की वैल्यू 3 लूँ, क्या लिखूंगा? 0, 1, 2। n की वैल्यू 4 लूँ, क्या लिखूंगा? 0, 1, 2, 3। n की वैल्यू 5 लूँ, क्या लिखूंगा? 0, 1, 2, 3, 4। n की वैल्यू 6 लूँ, क्या लिखूंगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये जो हमारा सबसेल होता है, इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, सबसेल अपने पास है S, P, D, D, F, ये आगे कंटिन्यू रहते हैं, G, H, इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो इसके लिए अगर हम L की वैल्यू की बात करेंगे
इसके लिए एल की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे। आए बात समझ में? ये वैल्यू है। तो इसी के कारण हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं? एक, वो भी कितना है? 0, तो क्या लिखते हैं? 1s। सेकेंड सेल में कितने हो सकते हैं? 2, कौन कौन? 0 और 1, तो 0 किसके लिए है? s के लिए, और 1 किसके लिए है? p के लिए। थर्ड सेल में क्या है? तो 0 यानी 3s, 3p एंड फिर 2 है, तो 2 किसके लिए है? l की वैल्यू d, 3d। 4 में क्या होगा? 4s, 4s, 4p, 4d एंड फिर देखो क्या है? 3 भी है, 3 किसके लिए? f, क्या लिखूंगा मैं? 4f। इस तरीके से अरेंज होता है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो सर बात यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा किसमें, हम देंगे किसमें, तो ड्रॉ कर लिया एनर्जी लेवल डायग्राम। सर किसकी एनर्जी इसमें ज्यादा होगी, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? n+l रूल का। अब n+l रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो, है ना? तो n+l रूल हम लोग देखते हैं और समझते हैं। डन? क्या है n+l रूल? देखो अच्छे से समझना कि अगर मैं यहां पे बोलू n+l रूल, n+l रूल, इनके अकॉर्डिंग कहा गया ये एनर्जी के बराबर होती है, E बराबर n+l रूल। और ये क्या 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 है बाउ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उस सब सेल में जाएगा जिसके n+ l का मान क्या होगा? कम होगा, यानी ऊर्जा कम होगी। क्या होगा? कम होगा। अच्छा ठीक है सर, तो अपने पास एनर्जी लेवल डायग्राम क्या आया है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। तो हम लोग सब में क्या निकालते हैं? n+l वैल्यू निकालते हैं। तो n+l वैल्यू निकालेंगे तो फिर से देख लो, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कौन? जो सेल को बताएगा। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो किसको बताएगा? सब सेल को बताएगा। डन है? तो जैसे मैंने बोला 1s है तो इसमें n+l की वैल्यू, n की वैल्यू 1 और s के लिए l की वैल्यू कितनी? 0। तो ये चीज यहाँ पे करना। 1s है, बताओ यहाँ पे लिखता हूँ मैं n+l वैल्यू, तो 1 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 यानी कि 1। यहाँ देखो 2 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 यानी 2, 2 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, 3, 3 प्लस अगेन s के लिए l की वैल्यू 0, 3, 3 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, 4, 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0, 4, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो आप कहने वाले हो कि सर जिसका यानी कि n+l की वैल्यू कम होगी, तो सबसे कम किसकी वैल्यू है? 1s, यानी 1s और 2s में कंपेयर करेंगे कि किस में जाने वाला है इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहोगे? 1s में जाने वाला है सर। चलिए ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मान कम है। 2s और 2p में बात बोलोगे तो आप क्या कहोगे? चलो सर 2s में जाएगा। लेकिन 2p और 3s में देखेंगे तो ये दोनों का n+l का वैल्यू क्या है? सेम है ना? तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? when n+l value is same, n+l value is same, जब ऊर्जा का मान यानी n+l वैल्यू क्या हो जाए? सेम, तो इलेक्ट्रॉन उस सेल में जाएगा, यानी सेल बोलो, सेल में जाएगा जिसका सेल नंबर कम होगा। सेल नंबर क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब क्या है सर? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो 2p और 3s है, दोनों के n+l की वैल्यू सेम है, लेकिन इसके लिए n की वैल्यू सेल नंबर कितना है? 2, इसके लिए सेल नंबर कितना है? 3। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? 2p में, फिर किस में जाएगा? 3s में।
3s 3p में तो ठीक है, इसका एनर्जी कम है तो पहले 3s में जाएगा फिर 3p में। 3p और 4s में देखेंगे तो किस में जाने वाला है, इसका भी 4 है इसका भी 4 है, फिर किस में जाएगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी यानी सेल नंबर किसका कम है 3 का, तो इसमें जाएगा। फिर 4s और 3d में देखेंगे तो किसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला है 4s में। इस तरीके से चलते जाएगा। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s एंड इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, नीट कई बार क्वेश्चन भी पूछता है, इस तरीके से आपको दे देंगे, रैंडम उठा करके कुछ भी दे देंगे, 3s 6p 7d 4f, और कहेगा कि ऊर्जा के बढ़ते स्तर में या घटते स्तर में आपको सजाना होता है। तो आप कैसे करोगे, बड़ा सिंपल, हम लोग क्या निकालेंगे n प्लस एल वैल्यू। तो n प्लस एल वैल्यू क्या है अपने पास, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू s के लिए 0 तो 3, इसके लिए निकालेंगे n प्लस 6 प्लस इसके लिए l की वैल्यू 1 कितना होगा 7, 7 प्लस l की वैल्यू कितना होगा 2 9, 4 प्लस l की वैल्यू 3 कितना आ जाएगा ये 7। अरेंज करना है, बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जिसके ऊर्जा का मान कम होगा, किसका है 3s, बताओ 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, तो ये भी 7 ये भी 7, अब फिर 7 आ गया तो किस में जाएगा जिसका सेल नंबर कम होगा 6p, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 7d 6p के बाद सॉरी 4f, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 7d। ये आपका हो गया आंसर, डन है। हाँ, तो ये है आपका अबाउट प्रिंसिपल और एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे तो कल अबाउट प्रिंसिपल से आगे बढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, हैप्पी लर्निंग।